हेलो स्टूडेंट्स, आज लेसन 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू सोल्व कम्प्लेक्स डेफिनेट इंटीग्रेशन। कहने का मतलब कि अगर इंटीग्रांड जो है वो कम्प्लेक्स हो तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, उसमें कौन कौन सा फार्मूला का उपयोग होगा वो सब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि मेरा लेसन 1 आप जरूर पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और इसके फंडामेंटल्स मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें ताकि इसमें आवश्यकता अनुसार मैं सुधार कर सकूं। व्हाइट बोर्ड को देखें। कम्प्लेक्स डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये कहने का मतलब हुआ कि वैसा डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रांड कम्प्लेक्स फंक्शन हो, अर्थात इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का हल करने के लिए हमने कुछ उपाय बताए हुए हैं, प्रोसीजर बताए हुए हैं, वो देखिए। पहला है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तो मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी बताया हुआ है, आप जानते होंगे इसे। सेकंड है यूजिंग फार्मूलाज एज बिलो, ये सब फार्मूला का उपयोग करके हम उसका डेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? ए है डेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू डेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। B है definite integration from a to b of fx, this will be equal to minus definite integration from b to a of fx। यहाँ जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को है एक दूसरे के स्थान पे एक्सचेंज कर दिया गया है। यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट को बना दिया गया है और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया हुआ है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b ऑफ fx, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए एक नया लिमिट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वो है c, तो हो गया दिस विल बी इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a to c ऑफ fx प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम c to b ऑफ fx वेयर c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। नेक्स्ट जो है d, वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a ऑफ fx, दिस विल बी इक्वल टू definite integration from 0 to a of function a minus x। next one जो है definite integration from a to b of function a plus b minus x, this will be equal to definite integration from a to b of fx। next formula जो है वो है definite integration from a to b of function fx plus gx, this will be equal to definite integration from a to b of fx plus definite integration from a to b of gx। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है definite integration from minus a to a of fx, this will be equal to either this one or this one। ये है 0 when fx is odd function and ये 2 into definite integration from 0 to a of fx when fx is even function। नेक्स्ट जो है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a ऑफ fx, दिस विल बी इक्वल टू आइदर दिस और दिस। ये है 0 इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx। ये है 2 इंटू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a ऑफ फंक्शन fx इफ फंक्शन 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx। नेक्स्ट जो है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रांड है वो हो सकता है मॉडुलस ऑफ फंक्शन, इसलिए मैंने लिखा इफ इंटीग्रांड इज मॉडुलस ऑफ फंक्शन, तो उसका एक अलग तरीका है इंटीग्रेशन निकालने का, वो मैं बताऊंगा। चौथा है डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन में ये लिखा जा सकता है कि इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन आप निकालें फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, वो क्या है? वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। ये सारे का एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड के द्वारा कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स फंक्शन का निकालते हैं, तो आप देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने लिखा है व्हेन एक्स वेरिएबल इन डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b of fx is converted into new variable t,
by some relation, then we substitute x is equal to a and x is equal to b in that relation and get the corresponding value of t, giving lower and upper limit to न्यू इंटीग्रांड इन t। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ स्क्वायर रूट ओवर cos थीटा इंटू साइन क्यू थीटा। ये हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। हमने क्वेश्चन लिया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ स्क्वायर रूट ओवर cos थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट cos थीटा इक्वल टू टी, ये इक्वेशन 1 होगा। इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये जो इंटीग्रांड है इसे हमें लाना है टी के टर्म्स में। तो इसलिए हमने ये सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसका जो लिमिट है 0 एंड π/2, इसका उपयोग करते हुए हम टी के टर्म्स में अपर एंड लोअर लिमिट निकालेंगे। तो हमने निकाला है इफ थीटा इक्वल टू 0 देन टी इक्वल टू 1, इफ थीटा इक्वल टू π/2 देन टी इक्वल टू 0। अब ये जो हमने एज्यूम किया हुआ है या कहें कि सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया हुआ है, ये प्रोसेस मैंने दिखाया हुआ है, और अंत में हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखिए हमने लिखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ स्क्वायर रूट ओवर cos थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। ये साइन क्यूब थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। हमने यहाँ किया हुआ है। तो इक्वल टू हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ स्क्वायर रूट ओवर cos थीटा इंटू क्लोज ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ जो cos थीटा है इसके जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे t। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो आ गया t पे पावर हाफ इसके जगह पे, और इसके जगह पे आ गया क्लोज ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, अब ये साइन थीटा इंटू डी थीटा है, इस फार्मूला से हमने ले लिया माइनस डी टी। तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस डी टी। अब यहाँ जो लिमिट है 0 to π/2, तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग लिमिट निकाला हुआ है t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 0। हमने लिख दिया यहाँ 0 और 1 लिख दिया। अब देखिए अपर लिमिट में हमेशा मैक्सिमम नंबर होता है, लेकिन यहाँ लोअर नंबर है, अर्थात 0 है और लोअर लिमिट के जगह पे मैक्सिमम नंबर है। तो इसे हम इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स कर देंगे। तो हम जब इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स किए तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ पे आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट में। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिखा मल्टीप्लाई करके क्लोज ब्रैकेट में टी पे पावर हाफ माइनस टी पे पावर 5/2, ये तो रह गया माइनस डी टी। अब देखिए ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, ये दोनों को जो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे बाहर लाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस। तो हमने लिखा यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ही हुआ कि यहाँ साइन प्लस है। तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ क्लोज ब्रैकेट में टी पे पावर हाफ माइनस टी पे पावर 5/2। अब इसे हमने बाइफरकेट कर दिया है। तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ टी पे पावर हाफ माइनस डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 टी पे पावर 5/2। अब इसका और इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन हम निकाल लेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो हमने जब निकाला तो इसका वैल्यू आ गया 2/3 और इसका वैल्यू आ गया 2/7। ये बीच में माइनस साइन, ये वाला साइन आ गया। इसे जब हमने सॉल्व किया तो आ जाएगा 8/21। दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ स्क्वायर रूट ओवर cos थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा का वैल्यू आ गया 8/21। तो ये आंसर हो गया इसका। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने ABC सर्किल में लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे हैं कि ABC लिखने का क्या पर्पस है यहाँ। तो मैंने आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही यहाँ पे ABC लिखा है। तो देखिए मैंने क्यों लिखा है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ A लिखने का मतलब है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग किया गया है। यहाँ B जो है मैंने लिखा है यह बताने के लिए कि यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स प्रोसीजर का उपयोग किया गया है। यहाँ C मैंने लिखा है आपको बताने के लिए कि यहाँ पे
बाइफर्केशन ऑफ फंक्शन प्रोसीजर का उपयोग किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि ABC का प्रयोग क्यों किया गया है यहाँ पे, आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि आप जान सकें कि इसे सोल्व करने में 3 अलग अलग प्रोसीजर का उपयोग किया गया है तथा इस फॉर्मूला का भी उपयोग किया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप देखें, सेकंड क्वेश्चन है इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 3π ऑफ लॉग क्लोज ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा। तो सोल्व करने के लिए हम इसे I एज्यूम कर लेंगे। तो हमने लिखा है लेट I इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 3π ऑफ लॉग ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए इसे हमने इस रूप में लिख दिया। तो हो गया I इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 3π ऑफ लॉग, क्लोज ब्रैकेट में आ गया sec ऑफ -π प्लस 3π माइनस थीटा, फिर माइनस फिर tan ऑफ -π प्लस 3π माइनस थीटा। तो यहाँ a की जगह हमने -π लिखा, b की जगह हमने 3π लिखा और x की जगह हमने थीटा लिखा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसे हमने सोल्व किया, ये जो है सोल्व किया तो ये हो गया वैल्यू 2π होगा, यहाँ भी 2π होगा। तो हमने लिख दिया 2π माइनस थीटा, यहाँ लिख दिया 2π माइनस थीटा। तो ये जो है इस रूप में आ गया। अब देखिए हमने ये 4 फार्मूला लिखे हुए हैं, ये 4 फार्मूला का प्रयोग करते हुए इसे हमने इस रूप में लिख दिया। तो हो गया I इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 3π ऑफ लॉग ऑफ sec थीटा माइनस क्लोज ब्रैकेट में माइनस tan थीटा। और फिर इसे हमने इस रूप में लिख दिया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिख दिया। तो आ गया I इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 3π ऑफ लॉग ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। इसलिए हमने यहाँ लिखा है एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट। तो लेफ्ट साइड में AI और AI मिलकर हो जाएगा 2, तो 2i हमने लिख दिया, और राइट साइड में ये आ गया। तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 3π ऑफ लॉग ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 3π ऑफ लॉग sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इसे हमने इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए इस रूप में लिख दिया। तो हो गया 2i इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 3π ऑफ लॉग ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस लॉग ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। ये हो गया। अब इसे हमने इस रूप में लिख दिया इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए। ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम है, तो इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए हमने इसे लिखा। तो हो गया 2i इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 3π ऑफ लॉग ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये हो गया। अब देखिए ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म में है, तो हो जाएगा जब मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो उसी रूप में हमने इसे लिख दिया। तो हो गया 2i इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 3π ऑफ लॉग, क्लोज ब्रैकेट में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसके जगह हमने 1 लिख दिया। तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 3π ऑफ लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 होता है 0, मतलब 1 का लॉग 0 होता है, इसलिए हमने इसके जगह लिख दिया log 1 की जगह हम लिख दिया 0, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है 0, इसलिए 2i इक्वल टू 0 हो गया, अर्थात i इक्वल टू 0 हो गया। तो इस प्रकार डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ दिस अर्थात डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to 3π ऑफ लॉग ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आंसर हो गया। आपने देखा इस प्रकार हम लोगों ने इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाला और कौन कौन से फॉर्मूला का उपयोग हुआ।